मैं मोहनलाल एक बार फिर से नमस्कार दोस्तों। मैं मोहनलाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास अपनी भारत की जलवायु, भारत के मानसून से संबंधित थी। किसी कारणवश वो क्लास जो है ना वो पूरी नहीं हो पाई। आज उस क्लास को जो है ना वो पूरी करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से पिछली क्लास थी उसी प्रकार से जो है ना आज की क्लास भी रहेगी, है ना। वही इंपॉर्टेंट जो भी कॉन्सेप्ट है उनको पूरा समझने का प्रयास करेंगे। उस कॉन्सेप्ट से किस प्रकार के प्रश्न बने हुए हैं उन प्रश्नों का भी जो है ना वो अध्ययन करेंगे, और आगे जो है ना वो किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कंटेंट अच्छा लगे तो आप उसको लाइक जरूर कर सकते हैं, है ना। तो देख लो आज का जो अपना सेशन है ना। सबसे पहले अपन अगर बात करें अनलिनो से अपन जो है ना इसकी शुरुआत करेंगे। फिर अनलिनो से संबंधित जो प्रश्न बने हुए हैं, जैसे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अनलिनो से संबंधित नहीं है, उसका जो है ना वो देखेंगे कि कौन सा सही है कौन सा। अनलिनो के तीव्र होने पर प्राय किस प्रकार के परिणाम जो है ना वो भारत में देखने को मिलते हैं, उसकी जो है ना अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं किससे, कि अनलिनो जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्या कहता है, ठीक है। अपना दूसरा पार्ट है ये, पहला पार्ट जो है ना वो अपना पहले से कंप्लीट हो चुका है, किसी कारणवश जो है ना उसको पूरा नहीं कर पाया था मैं। तो आज की जो शुरुआत होगी वो कहां से होनी है, वो अनलिनो वाला जो टॉपिक है उससे होनी है। पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं, पहले पढ़ते हैं कि वास्तव में अनलिनो क्या है, फिर इसको जो है ना मानचित्र में भी समझने का प्रयास करेंगे कि अनलिनो कैसे उत्पन्न होता है, कहां उत्पन्न होता है, इसके प्रभाव क्या क्या है। तो पहले इसका थोड़ा सा जो है ना थ्योरी जो है, कॉन्सेप्ट जो है उसको समझने का प्रयास करते हैं कि अनलिनो वास्तव में है क्या। तो सबसे पहले देखिएगा, देखिए अनलिनो क्या है, फिर इसके प्रश्नों का जो है ना वो अध्ययन करेंगे। तो कहां से शुरुआत कर रहे हैं अपन, अनलिनो से जो है ना वो शुरुआत कर रहे हैं। एक जटिल मौसमी तंत्र है, सबसे पहले ध्यान रख लेना मौसमी तंत्र है ये, ठीक है ना, जो हर 5 से 10 साल में प्रकट होता है। मतलब 5 से 10 साल के दौरान जो है ना वो अनलिनो की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले तो अपने को यही ध्यान रखना है कि अनलिनो की उत्पत्ति प्रत्येक वर्ष नहीं होती है, 5 से 10 साल के दौरान जो है ना इसकी उत्पत्ति होती है, और ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। अनलिनो क्या है, तो अनलिनो स्पेनिश भाषा का शब्द भी, जिसका अर्थ होता है कौन सा, बालक किस्सा। तो बालक किस्सा क्यों कहते हैं, क्योंकि 25 दिसंबर के आसपास जो है ना इसकी उत्पत्ति होती है ना। मतलब जो ईसा मसीह का जन्मदिन है उस समय इसकी उत्पत्ति होती है प्रशांत महासागर में, इसलिए इसका नाम क्या है, बालक ईसा है, बेबी क्राइस्ट इसको बोल सकते हैं, यीशु शिशु इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उत्पन्न कहां होगा, तो उत्पन्न देखो प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर के भी कौन से भाग में, दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर में। और किस किस स्थान पर, पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा के स्थान पर, जो विषुवतरेखीय प्रशांत गर्म जल धाराएं है ना, उनके प्रभाव से यहाँ का जो जल है वो कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है, और तापमान देखो 4 डिग्री से लगाकर 10 डिग्री सेल्सियस तक जो है ना वो तापमान में वृद्धि हो जाती है। मतलब इसकी उत्पत्ति होती है प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर के दक्षिणी पूर्वी भाग में, दक्षिणी अमेरिका के तट पर, जहां पहले से पेरू की ठंडी जलधारा चल रही होती है, उसको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है किसके द्वारा, प्रशांत जो विषुवतरेखीय गर्म जल धाराओं के द्वारा। साथ ही में वहां का जो प्रशांत महासागरीय जल है उसमें कितने तापमान की वृद्धि हो जाती है, 5 से 10 डिग्री, सॉरी 4 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। प्रश्न भी देखेंगे अपन इसका कि किस प्रकार के प्रश्न जो है ना वो एग्जाम में बने हुए हैं, और मैं इसको प्रैक्टिकल रूप में भी जो है ना आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहले इसका थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, फिर क्या है आगे क्या कह रहा है वो देखो, है ना। आगे क्या कह रहा है, इससे पेरू के तट के पास अनलिनो के प्रभाव से तापमान, है ना, उच्च एवं निम्न वायुदाब की दशाओं का विकास हो जाता है। मतलब ये हो गया कि पहले क्या था, पेरू के तट पर जो है ना ठंडी जलधारा चल रही थी, इस वजह से वहां पहले है ना आपका निम्न तापमान उच्च वायुदाब की परिस्थितियां थी। अब जब अनलिनो की उत्पत्ति हो गई, क्योंकि महासागर के जल में 4 से 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, तो तापमान ज्यादा हो गया और वायुदाब क्या हो गया, कम हो गया। तो अनलिनो की स्थिति में पेरू के तट पर, मतलब दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर में, पेरू के तट पर या दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर उच्च तापमान और निम्न वायुदाब की परिस्थितियां बनती हैं, ठीक है। जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया से पेरू तट की ओर पौने चलते हुए
है ना, दक्षिणी प्रशांत महासागर में पवनों का एक चक्र बनाती है जिसको बोलते हैं दक्षिणी दोलन। इंपोर्टेंट है, साउथ ओसिलेशन इसको बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? साउथ ओसिलेशन जो है ना इसको बोल दिया जाता है। फिर नीचे देखो, इस प्रकार अनलिनो तो क्या है, ये देखो यहां अनलिनो तो क्या है, महासागरीय जल का संचलन है। अनलिनो क्या है? महासागरीय जल का संचरण है। इस अनलिनो के कारण से पेरू के तट पर उच्च तापमान और निम्न वायुदाब की परिस्थितियां बनती हैं जिससे एक विपरीत पवनों का चक्र बनता है। उस विपरीत पवनों के चक्र को क्या बोलते हैं? दक्षिणी दोलन। तो दक्षिणी दोलन तो वायुमंडलीय पवनों का परिसंचरण है और अनलिनो महासागरीय जल का परिसंचरण है। ठीक है ना। तो देखो दक्षिणी दोलन वायुमंडलीय संचरण है, दोनों में अंतर है। अनलिनो महासागरीय जल का संचरण है, दक्षिणी दोलन अनलिनो के कारण से जो विपरीत पवनों का चक्र बनता है दक्षिणी प्रशांत महासागर में, उसको क्या बोलते हैं? आपका दक्षिणी दोलन बोलते हैं। तो दक्षिणी दोलन क्या है? वायुमंडलीय पवनों का परिसंचरण है और अनलिनो क्या है? महासागरीय जलधारा या महासागरीय जल का जो है ना वो क्या है? संचरण है। ठीक। फिर एक शब्द है कौन सा? एनसो। एक शब्द है आपका कौन सा? एनसो। तो उसको भी देखना। नीचे एक शब्द है आपका कौन सा? एनसो शब्द है। देखो यहां कौन सा शब्द है? एनसो शब्द है। ठीक है ना। कौन सा शब्द आया? ठीक है, ये देखो यहां कौन सा शब्द है? एनसो। एनसो का मतलब क्या है? अल नीनो, है ना। EL और फिर कौन है? NINO। तो अल नीनो, तो यहां से कौन उठाया गया? E उठाया और N उठाया। तो यहां जो E और कौन है? N है। इसका मतलब तो कौन है? अल नीनो। ठीक है। और फिर आगे देखो साउथ ओसिलेशन, तो यहां से उठाया S और कौन सा? O, ये हो गया S और कौन सा? O। तो कौन बन गया? यहां ध्यान रखना, यहां कौन बन गया है? एनसो बन गया है। ठीक है। अब यहां से प्रश्न बनेगा, यहां से प्रश्न क्या बनेगा कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला सर्व प्रमुख कारक कौन सा है ना। अगर मान लो ऐसे आ जाए भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला सर्व प्रमुख कारक, पहला ऑप्शन आ जाए अल नीनो। पहला ऑप्शन आ जाए कौन सा? अल नीनो। और दूसरा ऑप्शन आ जाए कौन सा? एनसो। तो कौन सा होगा फिर? एनसो होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अल नीनो भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन एनसो की तुलना अल नीनो की तुलना में कौन ज्यादा प्रभावित करता है? एनसो जो है ना वो ज्यादा प्रभावित करता है। मतलब दोनों ही प्रभावित करेंगे, लेकिन ज्यादा प्रभाव किसका रहेगा? एनसो का रहेगा। ठीक है। एनसो में EN का मतलब अल नीनो और एसओ का मतलब कौन है? दक्षिणी दोलन, साउथ ओसिलेशन। ठीक है। अल नीनो के कारण से पेरू के तट पर जो उच्च तापमान और निम्न वायुदाब की परिस्थितियां बनती है, उसकी वजह से एक विपरीत पवनों का जो चक्र दक्षिणी प्रशांत महासागर में बनता है उसको बोलते हैं दक्षिणी दोलन। मतलब उसको बोलते हैं जिसकी खोज सबसे पहले, दक्षिणी दोलन की सबसे पहले खोज जो है ना वो गिलबर्ट वाकर ने की। इस वजह से इस दक्षिणी दोलन को किस नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। इस दक्षिणी दोलन को किस नाम से भी जानते हैं? गिलबर्ट वाकर चक्र के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? गिलबर्ट, है ना, वाकर चक्र। कौन सा चक्र है? गिलबर्ट वाकर चक्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उम्मीद है याद रह जाएगा। ठीक है, आगे चलो। अल नीनो के प्रभाव क्या है? तो देखना अल नीनो के प्रभाव कौन कौन से है ना। फिर प्रश्न देखेंगे इसके और इसका थ्योरी भी प्रैक्टिकली जो है ना वो समझने का प्रयास करेंगे। तो अल नीनो के प्रभाव देखो, भारतीय मानसून में विलंब एवं शीतलन की स्थिति है। मतलब भारतीय मानसून देर से आएगा और कमजोर रहेगा, इसका मतलब यह है। ठीक है। अल नीनो भारत में कमजोर मानसून का क्या है? सूचक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, क्योंकि ऐसे प्रश्न बने हुए हैं और आगे भी बनते रहेंगे। ठीक, आगे देखो, भारतीय मानसून कौन है? भारतीय मानसून पर अल नीनो का सर्वाधिक प्रभाव 1990-91 में देखने को मिला था, जब अल नीनो के कारण से मानसून कितनी देरी से आया था? 5 से 12 दिन की देरी से आया था। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया में सूखे की स्थितियां उत्पन्न होती हैं तथा अट्टाकामा मरुस्थल, कौन है? अट्टाकामा मरुस्थल, है ना। अट्टाकामा मरुस्थल में भारी वर्षा होती है। किसके कारण से? अल नीनो के कारण से। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। और फिर इसको समझने का भी प्रयास करते हैं। एक बार इसका थोड़ा सा थ्योरी देख लीजिएगा लास्ट। और क्या होता है अल नीनो के कारण से, है ना?
भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में क्या आ जाती है, विकृति आ जाती है। कैसे आ जाती है मैं अभी बताऊंगा। आपको ध्यान रखना है कि भूमंडलीय या विषुवत रेखीय जो पवन परिसंचरण है उसमें विकृति आ जाती है। ठीक है। समुद्री जल के वाष्पन, समुद्री जल का जो कोण है वाष्पन, ठीक है ना, तो समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता आती है ना, प्लवक की मात्रा में कमी आ जाती है क्योंकि पानी गर्म हो जाता है ना, और जिससे दक्षिणी अमेरिका के तट का जो कौन सा है मछली पालन जो है ना वो प्रभावित होता है। किसके कारण से, अल नीनो के कारण से। ठीक है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। थ्योरी हमने देख ली है, प्रैक्टिकली इसको समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है। अगर मानचित्र आपको नजर नहीं आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूं, है ना, हाईलाइट कर देता हूं किस प्रकार का जो है ना वो आपका मानचित्र बना हुआ है, फिर आपको जो है ना ये मानचित्र नजर आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखो देखें, थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपको नजर आ जाए। सबसे पहले तो अपने को ध्यान में रखना है ये अपने वाला कौन, भारत वाला हिस्सा। ठीक है। फिर ये दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला भाग है। ठीक है ना, और ये भी दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला भाग हो गया। ये आपके वो फिलीपींस द्वीप समूह है ही, है ना, बोर्नियो वगैरह, ये छोटे छोटे द्वीप आपके आए गए हैं। ये आपका कौन है, पापुआ न्यू गिनी वाला हिस्सा है, और ये अपना कौन है, ऑस्ट्रेलिया वाला भाग है। ठीक है ना, कौन सा वाला भाग हो गया, ऑस्ट्रेलिया वाला भाग है। और इधर से फिर जो है ना आप ध्यान रखना, इधर मैं मानचित्र बना देता हूं, है ना, और ये अपना कौन सा वाला हिस्सा है, अफ्रीका वाला हिस्सा है। अब यहाँ दो कॉन्सेप्ट चलेंगे। कितने कॉन्सेप्ट चलेंगे, दो कॉन्सेप्ट चलेंगे। मैं यहाँ, है ना, दक्षिणी अमेरिका का जो मानचित्र है वो बनाने का प्रयास कर देता हूं। इस वाले भाग में जो है ना वो आपका कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है यहाँ, है ना, कौन सा महाद्वीप है, इस वाले भाग में आपका मान लेते हैं अपन कि ये अपना कौन है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, ये अपना कौन है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है ना, ध्यान रख लेना कौन सा महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और इसके ऊपर जब अपन जाएंगे तो इधर से, है ना, ये आपका कौन सा महाद्वीप आ जाएगा, ये उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है ना वो है। तो अभी अपने को क्या चाहिए, ये है अपना कौन सा, दक्षिणी अमेरिका। कौन सा महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है ना, और इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप यहां से, इस वाले भाग से जो है ना, यहां से आपकी वो, है ना, विषुवत रेखा जो है ना वो क्या होती है, गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा। ठीक है, तो ये है आपकी कौन सी रेखा, विषुवत रेखा जो है ना वो यहाँ से क्या हो रही है, गुजर रही है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कौन सी, विषुवत रेखा, है ना, लाल वाले से कर देता हूं, ये है आपकी कौन, विषुवत रेखा है। ठीक है ना। अब अनलिनों की देखो सामान्यतया क्या होता है, सामान्यतया, है ना, यहां आपकी चल रही होती है कौन, हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा। ठीक है ना, नाम लिखता हूं, यहां कौन है, हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा चल रही होती है ना, जलधारा चल रही होती है, सामान्यतया ऐसा होता है। इस कारण से यहां पर क्या होता है, यहां पर, है ना, निम्न तापमान, यहां पर कौन है, निम्न तापमान मतलब लोअर टेम्परेचर। तो मैं यहां लिख देता हूं, इस कारण से यहां पर लोअर टेम्परेचर और आपका हाई क्या रहता है, प्रेशर रहता है। और इसी ऑस्ट्रेलिया वाला जो भाग है यहां इस समय जो है ना वो क्या रहता है, इस समय यहां टेम्परेचर जो है ना वो क्या है, आपका हाई है, और प्रेशर जो है ना वो आपका क्या है, लो है, इस वाले भाग में। ठीक है, अब इस कारण से क्या होगा, यहां से पौने ऊपर उठती है, ऑस्ट्रेलिया वाला जो हिस्सा है ना, यहां से क्या होती है, पौने आपकी ऊपर उठती है, सामान्य परिस्थितियों की बात है। यहां से ऊपर उठने के बाद में ये जो पौने हैं वो इस वाले भाग में, सॉरी, है ना, यहां से गलत कर दिया मैंने, है ना, वापस कर रहा हूं इसको, अगर साफ हो जाएगा तो। ठीक है, ये तो लो प्रेशर की स्थितियां है ना, यहां तो ये कौन सी परिस्थितियां हैं, लो प्रेशर की, हाई टेम्परेचर, और आपका प्रेशर कैसा है ना, लो प्रेशर है। यहां कौन है, आपका लो प्रेशर है, ये ध्यान रख लेना। वापस कर रहा हूं, देखो टेम्परेचर तो हाई है और लो क्या है, यहां प्रेशर है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहां क्या है, यहां आपका हाई प्रेशर है और टेम्परेचर कम है, मतलब यहां निम्न वायुदाब है और उच्च वायुदाब, यहां निम्न तापमान है और उच्च वायुदाब की परिस्थितियां बनी हुई है। इस कारण से यहां से पौने क्या होती है,
ऊपर उठती है, ठीक है ना, इस प्रकार से। और कौन से वाले भागों में आकर जो है ना वो नीचे बैठती है, इधर ऑस्ट्रेलिया वाले तट के सहारे क्या होती है, नीचे बैठती है ना। और यहां से फिर इस वाले भाग की ओर फिर से क्या करती है, आपकी बहना शुरू कर देती है। तो ये पवनों का एक क्या बनता है, पहले सामान्यतया ये चक्र बनता है। और ये जो चक्र है ये भारतीय मानसून के क्या माना जाता है, अनुकूल माना जाता है। अनुकूल इसलिए माना जाता है क्योंकि यहां से जो व्यापारिक पवनें आती है ना, इस वाले भाग से जो व्यापारिक पवनें चल रही हैं यहां, उन व्यापारिक पवनों को ये क्या करता है, आगे की ओर पुश करने का काम करता है, इनके धक्का लगाने का काम करता है ना। मतलब ये पुश फैक्टर के रूप में क्या करता है, आपका काम करता है। कौन, ये वाली जो कंडीशन होती है ना, कौन सी वाली कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन होती है। और इस कारण से भारत का जो मानसून है ना वो समय पर आता है और अच्छा रहता है। लेकिन जब अल नीनो की परिस्थितियां बनती है ना, तो अल नीनो की परिस्थितियों में क्या होता है, अल नीनो की जो परिस्थितियां होती हैं उसमें, ये तो नजर ही नहीं आएगा, अल नीनो की जो परिस्थितियां बनती हैं, ये शायद नजर नहीं आएगा, है ना, ये आ जाएगा, ठीक है। अल नीनो की जो परिस्थितियां बनती हैं उसमें क्या होता है, उसमें यहां जो आपकी प्रशांत गर्म जलधाराएं चल रही होती है ना वो चलती है, ठीक है ना, इस प्रकार से। कौन सी जलधारा, प्रशांत गर्म जलधारा। और किसकी उत्पत्ति हो जाती है, अल नीनो की उत्पत्ति हो जाती है। किसकी उत्पत्ति होती है, अल नीनो की उत्पत्ति होती है। इस कारण से यहां जो लो टेम्परेचर था, हाई टेम्परेचर था, हाई प्रेशर था ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि आपकी कितने डिग्री तक तापमान बढ़ जाएगा, तो यहां देख लेना कितने डिग्री तक, 4 डिग्री से लगाकर 10 डिग्री सेल्सियस तक प्रशांत महासागर के तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। इस कारण से यहां जो आपका है ना हाई, तो क्या हो जाएगा टेम्परेचर, और लो क्या हो जाएगा, आपका प्रेशर हो जाएगा। और इस वाले भाग में क्या होगा, यहां टेम्परेचर तो कैसा हो गया, लो हो गया, और प्रेशर जो है ना वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहां क्या है, टेम्परेचर हाई, लो प्रेशर है। यहां है ना टेम्परेचर लो है, मतलब उच्च निम्न तापमान है, और प्रेशर जो है ना वो क्या है, हाई है। इस कारण से यहां से पवनें अब क्या होंगी, ऊपर उठेंगी, इस वाले भाग से। इस वाले भाग से जब पवनें ऊपर उठती हैं इस प्रकार से, है ना, तो ये पवनें जो हैं वो इधर आकर क्या होती हैं, बैठती हैं, है ना, इस वाले भाग की ओर क्या करती हैं, बैठती हैं। और पवनों का ये जो चक्कर बनता है इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है दक्षिणी दोलन। ये जो चक्कर बना इसी का नाम क्या है, दक्षिणी दोलन है। और ये दक्षिणी दोलन जो है ना, कौन है आपका, ध्यान रखना, ये है कौन सा, दक्षिणी दोलन। और इस दक्षिणी दोलन के कारण से जो भारत का मानसून है, क्योंकि यहां अब कौन है, प्रेशर हाई है और टेम्परेचर कैसा है, लो है। इस कारण से ये जो पुश फैक्टर काम कर रहा था ना, व्यापारिक पवनों को, इन व्यापारिक पवनों को आगे धकेलने का जो काम कर रहा था पहले, वो अब क्या हो जाएगा, इससे प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन है, आपका अल नीनो है। कहां उत्पन्न हुआ, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर के कौन से वाले भाग में उत्पन्न हो रहा है, आपके इस है ना दक्षिणी पूर्वी भाग में क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और बाकी थ्योरी जो है ना हमने इसकी पढ़ ही ली है, ठीक है ना। अब प्रश्न देख लो किस प्रकार के आ रहे हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न देख लो, प्रश्न क्या है, इसको पढ़ो। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अल नीनो के संबंध में, आना मतलब अल नीनो से संबंधित नहीं है। तो कथन क्या है, यह भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, बिल्कुल भारतीय मानसून को। यह एक सक्रिय गर्म समुद्री जलधारा है, बिल्कुल सक्रिय समुद्री गर्म जलधारा है। इसके कारण से दक्षिणी पूर्वी जो प्रशांत महासागर है उसके तापमान में 4 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो जाती है। यह चक्रवाती मौसम को जन्म देती है, नहीं, यह चक्रवाती मौसम को जन्म नहीं देती है। यह कभी कभी दक्षिणी अमेरिका के पेरू के तट के पास चलती है। यह लाइन क्या है, सही है ना। 25 दिसंबर के आसपास हर 5 से 10 वर्ष के दौरान जो है ना ये क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो इसका जो आंसर आया है वो कौन सा आंसर आया है, आपका 4 नंबर जो है ना, 3 नंबर जो है ना इसका क्या है, आंसर है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो भी देख लो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अल नीनो के तीव्र होने पर प्राय परिणाम होता है अच्छा मानसून, कमजोर मानसून, मध्यम मानसून, या मानसून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जब अल नीनो प्रभावी हो
मतलब अल नीनो की जब उत्पत्ति होती है तो इसके कारण से भारतीय मानसून क्या होगा, कमजोर होगा। शुरू में देखा था ना, भारतीय मानसून में क्या देखने को मिलता है, विलंब की स्थितियां देखने को मिलती हैं और शिथिलन की स्थितियां, कौन सी, शिथिलन की परिस्थितियां जो है ना वो भारतीय मानसून में देखने को मिलती है। तो मानसून कैसा रहेगा, कमजोर रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या है, अगला देखो, वर्षा की परिवर्तिता। ये तो मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका कि वर्षा की परिवर्तिता क्या होती है ना। तो भारत में वर्षा की परिवर्तिता निम्नतम पाई जाती है, मतलब सबसे कम वर्षा की परिवर्तिता कहां होगी, है ना। तो हमने देखा था कल 25% से कम परिवर्तिता, जहां 100 सेंटीमीटर से क्या हो रही थी, ज्यादा वर्षा हो रही थी। तो यहां देखो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, है ना, राजस्थान का थार मरुस्थल, केंद्रीय भारत में या पूर्वी तटीय मैदान में। तो कौन सा आंसर आएगा इसका, ये देखो कौन सा आ गया, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है ना, तो यहां मिलेगा। ये जो है ना, ये तो कौन सा है, राजस्थान के थार मरुस्थल, सबसे ज्यादा वर्षा की परिवर्तिता यहां मिलेगी। केंद्रीय मध्य भाग जो है ना यहां नहीं मिलती है, ये मध्यम में आ गया। और पूर्वी तटीय जो मैदान है ना, यहां भी नहीं मिलती है ना। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, पिछली क्लास में इसकी चर्चा हो चुकी है। अगला प्रश्न, और ये प्रश्न जो है ना वो सेकंड ग्रेड में ही बना हुआ है। अभी जो संस्कृत डिपार्टमेंट की एग्जाम लगी थी उसी में जो है ना ये प्रश्न बना था। ये प्रश्न जो है ना आपका बना था, क्या है, मानसूनी शब्द है ये, मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में, या तापमान की क्षमता बढ़ाने में, है ना, या भूमि की क्षमता बढ़ाने में, या फिर सूखा समन में। तो इसका सही आंसर कौन सा है, विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में मानसूनी वर्षा जो है ना वो क्या है, सहायक है। अब भारत में मानसूनी वर्षा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उनकी जो है ना एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहां से भी आपका जो प्रश्न है ना वो बन सकता है। ठीक है, देखो भारत में मानसूनी वर्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना, और वो विशेषताएं यहां लिखी हुई हैं। पहली विशेषता तो क्या है, पहली विशेषता देखो देंगे, है ना, मानसूनी वर्षा की विशेषताएं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी वर्षा है। भारत में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून मतलब ग्रीष्मकालीन जो मानसून होता है उससे जो वर्षा प्राप्त हो रही है वो कैसी है, मौसमी वर्षा है। क्योंकि भारत में अधिकांश जो कुल वर्षा का 3/4 जो हिस्सा है, कुल वर्षा का कितना हिस्सा, 3/4 जो हिस्सा है वो जून से सितंबर के दौरान ही प्राप्त हो जाता है। कौन से मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। मतलब भारत में 75% से ज्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ग्रीष्म काल में होती है। इस वजह से ये कैसी वर्षा है, मौसमी वर्षा है। सीजनल जो है ना वो रेन है, मौसमी वर्षा है, सामयिक वर्षा है। अगर मौसमी शब्द नहीं बोले तो कौन सी वर्षा है, आपकी सामयिक वर्षा है। कैसी वर्षा है, सामयिक वर्षा है। ठीक है, मानसून वर्षा मुख्य रूप से उचावच व भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। बिल्कुल सही है, भारत में जितनी भी वर्षा होती है ना वो स्थलाकृतियों द्वारा क्या होती है, नियंत्रित होती है ना। कैसे नियंत्रित होती है, देखो एक बार, ऐसे नियंत्रित होती है, मान लो, है ना, ये पश्चिमी घाट है, ऐसे हमने माना ये आपका कौन सा घाट है, पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट का ये तो कौन सा ढाल हुआ, पश्चिमी ढाल हो गया। ठीक है ना, और ये पश्चिमी घाट का कौन सा ढाल है, ये पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल है। अब मानसूनी पवने जो है ना वो इस पश्चिमी घाट से जब आकर टकराती हैं, कौन सी पवने, मानसूनी पवने जब इससे आकर टकराएंगी तो मजबूरन ऊपर उठेंगी, संघनन होगा, बादल बनेंगे, इस वाले भाग में क्या होगी, वर्षा होगी। तो यहां 200 सेंटीमीटर से क्या हो जाती है, ज्यादा वर्षा हो जाती है। लेकिन जैसे ही मानसूनी पवने जो है ना वो विपरीत वाले भाग में उतरती हैं तो शुष्क हो जाती हैं। इस कारण से ये विपरीत वाला जो भाग है ना वो किस में आ जाता है, आपके वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। तो ये वाली जो लाइन है ना कि मानसूनी वर्षा मुख्य रूप से उचावच भूआकृतियों द्वारा क्या होती है, नियंत्रित होती है, बिल्कुल क्या है आपका सही बात है। ठीक है, समुद्र से दूरी, समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह भी बात बिल्कुल क्या है, सही है। कैसे पाई जाती है वो देखना, है ना, कैसे पाई जाती है। यहां देखो, कोलकाता में 119 सेंटीमीटर, पटना में 105 सेंटीमीटर वर्षा घट रही है।
इलाहाबाद प्रयागराज में 76 सेंटीमीटर और दिल्ली में कितनी 56 सेंटीमीटर। मतलब इसको आप ऐसे समझिएगा जैसे ये आपका कौन है भारत का मानचित्र है, जैसे आपका कौन है भारत का मानचित्र है। तो ये जो है ना इस प्रकार से आएंगी आपकी कौन सी दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें इस प्रकार से आती, ठीक है। और ये है आपका कौन सा तट, यहां ये है आपका कौन सा समुद्री तट है। तो जैसे जैसे इस तट से क्या होंगे आंतरिक भागों की ओर बढ़ेंगे इस प्रकार से, या पूरब से किधर पश्चिम की ओर या आंतरिक भागों की ओर बढ़ेंगे तो वर्षा की मात्रा घटती जाती है। मतलब तट से जैसे जैसे दूर जाएंगे वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगी आपकी घट जाती है। इसी प्रकार से अगर कौन सी पवनों की बात करें, जो अरब बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो पवनें हैं वो जैसे जैसे आंतरिक भागों की ओर जाएंगी वैसे वैसे, मतलब पूरब से किधर पश्चिम की ओर है ना, या दक्षिण पूरब से किधर उत्तर पश्चिम की ओर, वर्षा की मात्रा क्या होती जाएगी आपकी दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर घटती जाएगी। तो जैसे जैसे आंतरिक भागों की ओर जाएंगे वैसे वैसे वर्षा की मात्रा घटती जाती है। तो 2 नंबर वाला जो स्टेटमेंट है वो भी आपका क्या है सही है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल कोलकाता है तो कोलकाता दक्षिण पूरब से किधर दिल्ली उत्तर पश्चिम की ओर जाएंगे वर्षा की मात्रा घटती जा रही है। कोलकाता 119, पटना 105, प्रयागराज 76 और दिल्ली 56 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या है और क्या विशेषताएं हैं मानसूनी वर्षा, तो मानसून विच्छेद विभंग या गैप देखने को मिलता है। एक बार मानसून की वर्षा होने के बाद कुछ समय तक क्या नहीं हो पाती, वर्षा नहीं हो पाती है ना। ग्रीष्मकालीन वर्षा मूसलाधार होती है, ध्यान रखना, बहुत सा पानी बहकर चला जाता है जिसके कारण से मिट्टी अपर्दन होता है। यह भी मानसूनी वर्षा की विशेषता है। भारतीय कृषि मानसून पर आधारित कृषि है। भारतीय जो मानसूनी वर्षा है उसमें देरी भी होती है, अनिश्चितता भी है और असमानता भी पाई जाती है। कुछ भाग ऐसे हैं जो मानसूनी वर्षा से जो है ना मतलब 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा प्राप्त कर लेते हैं। तो उसमें क्या है असमानता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। और क्या है इसकी विशेषताएं, जहां से प्रश्न बना था अभी जो सेकंड ग्रेड में प्रश्न बना था है ना, मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय भिन्नता नाना प्रकार की फसलें उगाने में क्या है सहायक है। यही तो प्रश्न आया था सेकंड ग्रेड में। कौन सी जलवायु है आपकी मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय भिन्नता नाना प्रकार की फसलों को उगाने में क्या है सहायक है। और अगला आएगा अब की बार जो प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा अब की बार, और क्या बनेगा, वर्षा की परिवर्तनीयता मतलब परिवर्तिता मतलब वर्षा की परिवर्तनशीलता। देश के कुछ भागों में सूखा और बाढ़ का कारण बनती है। अब की बार ये प्रश्न बनेगा क्योंकि ऊपर वाला प्रश्न आपका पहले से बन चुका है। तो अब बनेगा कि वर्षा की परिवर्तनीयता का परिणाम है विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में सहायक है ना, या देश के एक हिस्से में बाढ़ लाने में सहायक है, ठीक है, या देश के एक हिस्से में सूखा लाने में सहायक है। तो देश के एक हिस्से में बाढ़ लाने में सहायक है और एक हिस्से में सूखा लाने के लिए क्या है सहायक है, कौन, वर्षा की परिवर्तनीयता, ठीक है ना। तो यहां से अब की बार क्या बनेगा प्रश्न बनेगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखो और ये भी बनेगा भैया, ध्यान रख लेना, यहां ये लास्ट वाली तीनों लाइन महत्वपूर्ण है। अगला क्या है, भारत की जलवायु की क्षेत्रीय भिन्नता, भारतीय जलवायु की क्षेत्रीय भिन्नता भोजन वस्त्र और आवासों की विविधता में परिलक्षित होती है या उजागर होती है। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में जो वस्त्र है, जो भोजन है, जो आपके आवास में विविधता पाई जाती है उसका कारण कौन है, जलवायु की क्षेत्रीय भिन्नता है। यहां से भी आपका क्या बनेगा अब की बार प्रश्न बनेगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे, पढ़ो देखे प्रश्न है ना, प्रश्न देखो पढ़ो और इसका आंसर देने का प्रयास करो, देखे फिर मैं बताता हूं क्या है। देश के विभिन्न भागों में मानसून विच्छेद के कारणों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। मतलब देश के अलग अलग भागों में जो मानसून गैप लगता है वो कौन से कारणों की वजह से लगता है वो कथन दिए गए हैं। तो कथन क्या है, मानसून विच्छेद का संबंध बंगाल की खाड़ी में शीर्ष पर बने चक्रवातीय अवदाबों का
मुख्य भूमि में प्रवेश करने से है। बिल्कुल सही बात है। मानसून में गैप इसलिए लगता है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं ना, वो देश की मुख्य भूमि में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से मानसून वर्षा में क्या लग जाते हैं, गैप लग जाते हैं। तो ये पहला कथन आपका क्या है, सही है। ठीक है। उत्तरी विशाल मैदान में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या में, है ना, कमी, ध्यान रखना, संख्या में कमी से मानसून विच्छेद लगता है। यह कथन भी आपका क्या है, सही है ना। पश्चिमी घाट पर आर्द्र पवनों का तट के समानांतर बहने से क्या लग जाता है, मानसून गैप। 3-4 चीजें हुई है। मानसून गैप का जो प्रमुख कारण माना गया वो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले अवदाब या उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को माना गया, जो आपके मुख्य भूमि में क्या कर जाते हैं, प्रवेश। दूसरा, उत्तर के विशाल मैदान में मानसून गैप का कारण कौन है, एक कारण तो है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या में कमी होना, और दूसरा कारण है ITC-Z की स्थिति में बदलाव आ जाना। ठीक है, ये भी सही है। तीसरा, पश्चिमी घाट पर मानसून विच्छेद क्यों लगता है, क्योंकि पश्चिमी घाट पर तट के समानांतर आर्द्र पवनें जो ना बहना शुरू कर देती है। जैसे आपका ये कौन है, मान लो ये पश्चिमी घाट है। अब पश्चिमी घाट जो है ना, ये वाला जो पश्चिमी घाट है, अब आर्द्र पवनें पश्चिमी घाट से ऐसे प्रवेश न करके, है ना, वो ऐसे ही तट के समानांतर क्या कर देती है, बहना शुरू कर देती है। इस कारण से यहां क्या लगता है, मानसून गैप लगता है। ठीक, यह भी सही है। राजस्थान में ताप की विलोमता के कारण मानसून विच्छेद लगता है, यह भी सही है। तापीय विलोमता के कारण होता क्या है कि ऊपर जो है ना आपकी गर्म पवनें होती है और नीचे कौन सी पवनें होती है, आर्द्र पवनें होती हैं तापीय विलोमता में। ठीक है ना। तो ये जो ऊपर की गर्म पवनें हैं, ये नीचे की इन आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है, और जब तक आर्द्र पवन ऊपर नहीं उठेगी तब तक वर्षा संभव नहीं है। इस वजह से राजस्थान में क्या लग जाता है, मानसून गैप लग जाता है। तो सभी आपके क्या है, सही है। ठीक है, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अभी तक प्रश्न बना नहीं है, प्रश्न बन जाएगा कि मानसून गैप किस कारण से लगते हैं। ठीक है, उम्मीद है ध्यान रख लोगे। ठीक है ना, आगे चलो। ITC-Z क्या है, ITC-Z अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जुलाई माह में अवस्थित होता है। यह जुलाई माह की बात कर रहा है। जुलाई माह में कहां होता है, 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होता है, या 20 से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर होता है, या 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर होता है, या 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर होता है। तो कहां होता है, कौन सा इसका आंसर आएगा, इसका 1 नंबर जो है ना वो आपका आंसर आएगा। कैसे है उसको समझिएगा एक बार, कैसे है ये, है ना, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये देखो कौन है, अगर समझ में नहीं डायग्राम नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको बना देता हूं, है ना। क्या क्या चीजें जो है ना इसमें समझाई गई हैं, उन चीजों को मैं आपको बता देता हूं कि ITC-Z जो है ना वो आपका क्या होता है। ठीक है, तो देखो ये यहां से इस प्रकार से आपका क्या बना हुआ है, ये ग्लोब जो है ना वो आपका बना हुआ है। ठीक है ना, ये इस प्रकार से आपका क्या बना हुआ है, ग्लोब जो है वो आपका बना हुआ है। ठीक, यहाँ तो ये पता लग जाएगा आपको। ये बीच का जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये जो बीच का हिस्सा है यही कौन है, ITC-Z है। और सामान्यतया ITC-Z जो है वो आपको मिलेगा 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी व 0 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य मिलता है। कौन, ITC-Z। ठीक, ऊपर जो है ना ये 30 से 35 डिग्री वाला भाग दिखाया गया है, इसके ऊपर जो है ना 60 से 65 डिग्री वाला, और यहां भी वही कौन सा है, 30 से 35 डिग्री वाला हिस्सा है, और ये 60 से कौन सा 65 डिग्री वाला हिस्सा है। अपने को क्या चाहिए, अपने को ये मध्य वाला हिस्सा चाहिए, मतलब 0 से 5 डिग्री अक्षांशों वाला भाग, ये चाहिए अपने को, है ना। अब ये तो इसकी वो आदर्श स्थिति है, ये तो इसकी क्या है, आदर्श स्थिति है 0 से 5 डिग्री, मतलब विषुवत रेखीय जो भाग है यहां मिलेगा ITC-Z। ठीक, दूसरा, अगर 0 से 5 नहीं आए तो ये 0 से क्या भी हो सकता है, 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भी आपका हो सकता है। अब ये कैसा क्षेत्र है, तो यहां देखो उपोषण उच्च वायुदाब से, ये कौन सा क्षेत्र है, ध्यान रखना, ये है आपका कौन सा, उपोषण उच्च वायुदाब। ठीक है ना, तो यहां उपोषण उच्च वायुदाब से चलने वाली व्यापारिक पवनों, और यहां भी कौन है आपका, उपोषण उच्च वायुदाब। कौन सा क्षेत्र है ये, उपोषण उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। ठीक है, तो उपोषण उच्च वायुदाब से
यहां देखो कौन सी पवने चल रही है, व्यापारिक पवने। उपोषण उच्च वायुदाब से इस आईटीसीजेड की ओर कौन आ रही है, व्यापारिक पवने आ रही है। मतलब ये जो आपका आईटीसीजेड है ना, ये व्यापारिक पवनों के अभिसरण का क्षेत्र है। ध्यान रखना, मैं यहां लिख देता हूं, ये कौन सी पवनों के अभिसरण का क्षेत्र है, ये व्यापारिक पवनों के, कौन सा क्षेत्र है, व्यापारिक पवनों के अभिसरण का क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, व्यापारिक पवनों के अभिसरण का क्षेत्र है। अभिसरण का क्षेत्र का मतलब ये हो गया, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन इधर आ रही है और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें आ रही है ना, ऐसे। ये उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन, ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन, दोनों आ रही है। और ये जो बीच वाला हिस्सा है 0 से 5 डिग्री, ये जो बीच वाला हिस्सा है, मान लो ये जो बीच का हिस्सा मान लो आप 0 से 5 डिग्री, यहां दोनों पवनें आ रही है, क्योंकि यहाँ तापमान कैसा है, ज्यादा तापमान है। तो दोनों पवनों के मध्य अभिसरण हुआ, ज्यादा तापमान के कारण से पवनें यहां से क्या हो जाएंगी, आपकी ऊपर उठ जाएंगी। इस वजह से ये जो आईटीसीजेड है ना, ये कैसा क्षेत्र है, यह निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, ध्यान रखना, निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, ठीक है ना। इसी वजह से इसको किस नाम से भी जाना जाता है, मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कैसा क्षेत्र है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। व्यापारिक पवनें यहाँ क्या हो रही है, अभिसरित हो रही है, एक दूसरे के पास आ रही है, लेकिन ज्यादा तापमान के कारण से ऊपर उठ रही है, ठीक है। ये इसकी आदर्श स्थिति है किसकी, आईटीसीजेड की। लेकिन जैसे ही सूर्य उत्तरायण होगा, मतलब उत्तरी गोलार्ध में जाएगा, ये आईटीसीजेड जो है ना, यहां से है ना, भारत वाले हिस्से में कहां तक खिसक जाएगा, तो भारत वाले हिस्से में आईटीसीजेड की जो स्थिति है ना, वो आ जाएगी यहां। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा का मतलब हो गया, हमने अभी बोला 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहां किसकी स्थिति हो जाती है, आईटीसीजेड जो ना वो विस्थापित हो जाता है। कब, जब सूर्य उत्तरायण होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये आपका कौन है, आईटीसीजेड है। अब इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बने हुए हैं वो देखिएगा। पहले इसके बारे में थोड़ी थ्योरी है, वो भी ध्यान से पढ़ लो, जो मैंने बताई है वही थ्योरी है, कुछ एक्स्ट्रा बातें आई हैं वो भी पढ़ लेना। आईटीसीजेड का मतलब क्या है, आईटीसीजेड का मतलब है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, मतलब हिंदी में बोलेंगे अंतः है ना उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। और कौन सी पवनों के अभिसरण का क्षेत्र है, अभी बताया, व्यापारिक पवनों के अभिसरण का क्षेत्र है। विस्तार देखो, विश्वतवर्त 0 से 5 डिग्री अक्षांशों या 0 से 10 डिग्री अक्षांशों पर इसका विस्तार है। व्यापारिक पवनों के अभिसरण का क्षेत्र है, जहां पवनी क्या हो जाती हैं, ऊपर उठ जाती है, इस वजह से यहां निम्न वायुदाब भी बनता है। तो कैसा है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, इसी वजह से क्या कहलाता है, मानसून गर्त कहलाता है। जुलाई माह में 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास गंगा के मैदान में क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे चलते हैं, है ना। यही मानसूनी गर्त है ना, उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी भारत पर तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। मतलब आईटीसीजेड जब जुलाई माह में आपका 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर विस्थापित हो जाता है, क्योंकि निम्न वायुदाब का केंद्र है, इस कारण से उत्तरी पश्चिमी भारत मतलब राजस्थान के मरुस्थल में निम्न वायुदाब की परिस्थितियां बनती हैं। वही निम्न वायुदाब की परिस्थितियां हिंद महासागर की जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है, और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार करके है ना 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य से भारत में प्रवेश करती हैं। क्योंकि कोरियोलिस बल के कारण से जैसे ही वो उत्तरी गोलार्ध में आएंगी, कोरियोलिस बल के कारण से अपनी दिशा के दाईं ओर घूम जाएंगी और उनकी दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, इसलिए वो क्या कहलाएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाएगा। इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें ये लो है ना 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच विषुवत को पार करके कोरियोलिस बल के प्रभाव से दाईं ओर विक्षेपित होकर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहना शुरू कर देती है, और इसी को अपने यहां बोलते हैं क्या, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कैसे आता है वो भी मैं अभी समझा दूंगा, ठीक है ना। बस कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब वो
कैसे प्रवेश करता है वो यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है, प्रवेश कैसे करता है। अच्छा मैं पहले एक बार जो है ना, अगर मानचित्र है नीचे, वो देखो ऐसे प्रवेश करेगा। पहले इस मानचित्र को एक बार आप समझ लो, है ना, मैं एक ही मिनट में समझा देता हूं, फिर आप जो है ना उस प्रश्न का आंसर देना, एक बार समझ लेना। ये भारत आपको नजर आ रहा है। अब ये उत्तर का जो विशाल मैदान है, यहां आपका कौन विस्तारित होगा, यहां आएगा आपका कौन सा, ITC-Z। अब ITC-Z क्या है, ITC-Z है निम्न वायुदाब का केंद्र है ना। ये कैसा है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये दक्षिण की जो व्यापारिक पौने हैं, जैसे ये यहां से विषुवत रेखा है, अब दक्षिण की ये व्यापारिक पौने हैं, ठीक है ना, इन दक्षिण की व्यापारिक पवनों को, शायद ये आपको नजर नहीं आ रहा है ना, मैं दोबारा बताने का प्रयास कर रहा हूं, शायद ये पूरा नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको मानचित्र को, अब आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, अब आ जाएगा। अब वापस से देखना, भारत में ITC-Z कहां होगा, भारत में जुलाई माह में ITC-Z यहां होगा। ये कौन है, ITC-Z है। और ITC-Z कैसा है, ITC-Z क्या है, निम्न वायुदाब का केंद्र है, ठीक है ना, कैसा है, निम्न वायुदाब का केंद्र है। अब ये क्या करेगा, यहां से आपकी हमने गुजार दी कौन, वो विषुवत रेखा, और इस विषुवत रेखा के दक्षिण में यहां चल रही है दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने दक्षिणी गोलार्ध की, और यही दक्षिणी पूर्वी जो व्यापारिक पवने है ना, यही दक्षिणी पूर्वी जो व्यापारिक पवने हैं, क्योंकि यहां तो है आपका हाई प्रेशर, और ये यहां हो गया आपका कौन सा, लो प्रेशर, ये कौन हो गया आपका, लो प्रेशर का क्षेत्र हो गया। अब ये पवने क्या करती हैं, ये जो पवने हैं ना, ये कौन से देशांतरों से, ध्यान रखना, ये 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ये आपका कौन सा, सॉरी, ये 40 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ये आपका कौन सा, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर। इनके मध्य से जो है ना, ये क्या करती हैं, भारत में प्रवेश करती हैं। ये ऐसे ध्यान रखना, भारत में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। कौन से अक्षांशों से कौन से अक्षांशों के बीच, 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच जो है ना ये प्रवेश करती हैं, और इनकी दिशा कोरियोलिस बल के कारण से दाईं ओर विक्षेपित होकर कौन सी हो जाती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाती है। इसी वजह से इसको क्या बोला गया है, आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून बोला गया है। और यही आपका कौन सा मानसून है, ग्रीष्मकालीन मानसून। नहीं समझ में आया होगा। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। अब वो प्रश्न देख लो, प्रश्न क्या था, ये रहा प्रश्न, देख लो प्रश्न क्या था, इसको पढ़ लो। दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने जो भारत में दक्षिणी पश्चिमी, पूरा नाम नहीं लिखा, वापस से देखो, यहां करना दक्षिणी पश्चिमी, है ना। अब पढ़ो, दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने जो भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के नाम से बहती है, कौन से देशांतरों के बीच विषुवत वृत्त को पार करती हैं। तो अभी बताया 40 से, है ना, 40 से 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये नहीं है, 40 से मतलब 40 डिग्री पूर्व से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, यही आपका क्या है, सही आंसर है, यही आपका क्या है, सही आंसर है, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से किसे मानसून गर्त के नाम से जानते हैं। देखो, निम्न में से मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, मतलब कौन सा, ITC-Z। अश्वक्षांश नहीं है ना, ये जेट स्ट्रीम भी नहीं है, और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी नहीं है ना। आगे चलते हैं, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मैं आपको समझा चुका। अगला प्रश्न देख लो भी, अब थोड़ा सा और भी प्रश्न है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम प्रवाह की दक्षिणी शाखा देश में फरवरी माह में औसत अवस्थिति कौन से अक्षांशों पर होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, और ये प्रश्न आपका अभी तक बना नहीं है, बन सकता है, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए।
पश्चिमी विक्षोभ जो है ना वो आप सभी जानते हो, मैं आपको पहले भी बता चुका, और अगर फिर भी आपके थोड़ा सा पल्ले नहीं पड़ता है, पिछली क्लास में अपन इसकी चर्चा कर चुके हैं। मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूं, कौन सा है, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, है ना। कैसे है वो मैं अभी आपको बता देता हूं। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अभी एक मानचित्र आया था आपका, ये भारत का कौन है, मानचित्र है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ तो है आपका हिमालय पर्वत, यहाँ तो कौन है, हिमालय पर्वत, ये अपना कौन सा पर्वत आ गया, यहाँ हिमालय पर्वत है, ठीक है। ये हो गया कौन सा, हिमालय पर्वत। इधर है आपका कौन सा, तिब्बत का पठार। इधर से आएंगी आपकी कौन सी, है ना, इधर से आ रही है वो पश्चिमी विक्षोभ, और पश्चिमी विक्षोभ जो है ना यहाँ दो धाराओं में टकराएगा, मतलब हिमालय से टकराएगा, दो धाराओं में विभक्त होगा। ये इसकी दक्षिणी धारा, है ना, और ये दक्षिणी जो धारा है ना वो इस प्रकार से बहती है, मतलब किधर से किधर बहती है, ध्यान रखना, इस प्रकार से बहने का मतलब है ये आपकी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, उत्तर पश्चिम से किधर बहती है, दक्षिण पूर्व की ओर, और एक शाखा तिब्बत के उत्तर से बहती है। अब ये जो शाखा आई है ना, ये इस शाखा का जो विस्तार है ना वो कहां तक बताया गया है, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, क्योंकि यहीं तक आपकी कौन सा, किसका प्रभाव देखने को मिलता है, यहीं तक आपको उपोषण पश्चिमी जेट स्ट्रीम का प्रभाव देखने को मिलता है। किसका, उपोषण पश्चिमी जेट स्ट्रीम का प्रभाव देखने को मिलता है। और उपोषण पश्चिमी जेट स्ट्रीम कौन से माह में, फरवरी माह में जो है ना वो इस अक्षांश के आसपास रहती है, कौन से वाले के, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास रहती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसकी चर्चा जो है ना वो पिछली क्लास में भी कर चुका, और यहां जो स्पेशल प्रश्न आपका बना था वो मैं आपको बता चुका, पश्चिमी जेट स्ट्रीम 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अगला देखो, ये है नए प्रश्न, क्योंकि यहां से अभी तक प्रश्न नहीं बना, लेकिन जो जिस प्रकार का ट्रेंड है उस ट्रेंड को अगर फॉलो करें तो यहां से प्रश्न बनेगा। जनवरी माह में देश के लगभग मध्य भाग से गुजरने वाली समताप रेखा कौन सी है, 20, 15, 25, 110 डिग्री, कौन सी है। 110 से तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि मर जाएंगे। 110 डिग्री सेल्सियस अगर आ गया तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अब देख लो, इसको एक बार थोड़ा सा समझ लो, इसमें 20 डिग्री आएगा, इसको एक बार थोड़ा सा समझो। देखो यहां दो मानचित्र दिए हैं मैंने, अगर नजर नहीं आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं, नजर आ जाएगा, देखो, है ना, नजर जरूर आएगा, ठीक है। नजर क्यों नहीं आएगा, नजर जरूर आएगा। और देखो मैं इसको अभी बोल्ड कर देता हूं, ये आपका मान लो कौन है ना, ये तो नेपाल वाला हिस्सा हो जाएगा, फिर इधर ये भूटान वाला हिस्सा मैं छोड़ रहा हूं, अपने को केवल भारत से मतलब है, तो ये भारत का हिस्सा है। देखो ये किसका हिस्सा हो गया, ये भारत का हिस्सा हो गया है, ठीक है। अब प्रश्न क्या था वो देखना, ऊपर यहां लिखा हुआ है तापमान जनवरी माह में, मैं वापस से लिख देता हूं, कौन से माह की बात हो रही है, जनवरी माह की बात हो रही है, कौन से माह की बात हो गई, जनवरी में, ठीक। अब जनवरी में देखो ये एक समताप रेखा भारत के मध्य से लगभग गुजर रही है, भारत के मध्य से लगभग, और यह है कितने डिग्री की, यह है 20 डिग्री सेल्सियस की, और यही प्रश्न था आपका। इसके अलावा और कौन कौन सी है, तो वो देखो यहाँ पश्चिमी राजस्थान हो गया, फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश वाले हिस्से हो गए हैं, है ना। ये यहां से फिर जो गुजर रही है ये है आपकी 15 डिग्री समताप रेखा। फिर ये इधर से आओ पश्चिमी हिमालय वाले हिस्से से, यह है 10 डिग्री, जो आपका जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह वाले जो भाग हैं, फिर ये नेपाल वगैरह वाले भाग हैं, और अरुणाचल प्रदेश का ऊपरी, मतलब अरुणाचल प्रदेश से नहीं जाएगी, उधर है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर है, ये है आपका कौन सा, 10 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा। और ये पश्चिमी घाट के समानांतर है, ऐसे जो पूर्वी घाट तक जा रही है, ये है आपकी कौन सी, 25 डिग्री समताप रेखा है। और इधर ये जो वृष्टि छाया प्रदेश है, ये जो वृष्टि छाया प्रदेश है ना, किसका, प्रायद्वीपीय पठार का, ये है आपकी कौन सी, 20 डिग्री वाली, ठीक है ना, ये समताप रेखा है। यहां भी ये आपकी कौन सी है, 20 डिग्री वाली समताप रेखा है। अपने लिए ये दो काम की है, एक तो कौन सा वाला 20 डिग्री, एक आपका कौन सा 25 डिग्री सेल्सियस वाला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक ऐसा कोई प्रश्न नहीं बना है, अब ट्रेंड के अनुसार यहां से प्रश्न बन सकता है। फिर मत कहना
कि मास्टर जी, गुरु जी, ये प्रश्न कहां से आया, तो ये प्रश्न यहां से आया। फिर दूसरा एक मानचित्र और है, अगर नजर नहीं आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं। तो देखो ये क्या कह रहा है, इसको देखना आप, ये भारत वाला हिस्सा है ना, ये कौन सा वाला हिस्सा, ध्यान तू मता भाई, ये भारत वाला हिस्सा हो गया आपका, ठीक है ना। और ये जो मानचित्र है ये है जुलाई माह का। ये कौन से माह की बात करेंगे अपन, ये यहां लिखा हुआ है कौन सा माह, जुलाई माह, ठीक है ना। कौन सा माह लिखा हुआ है, जुलाई माह जो है ना वो आपका लिखा हुआ है। तो ये जुलाई माह की समताप रेखाएं, समताप रेखाओं की बात हो रही है। कौन सा माह है, जुलाई, ठीक है ना, नीचे लिख देता हूं कौन सा माह है, जुलाई माह की बात करेंगे अपन, ठीक है। अब देखो इसमें एक तो आपको ये ध्यान रखनी है, यहां से राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है, फिर ये मध्य प्रदेश है, मध्य है ना, आपका पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश वाला भाग है ना, यहाँ उत्तराखंड का दक्षिणी हिस्सा है, फिर ये दिल्ली वाले भाग है, पंजाब हरियाणा का कुछ हिस्सा है, यहाँ है ये आपकी कौन सी डिग्री, 30 डिग्री सेल्सियस की आपकी समताप रेखा है। फिर हिमालय का जो पश्चिमी हिस्सा है ना, यहाँ से आ जाओ, फिर ये हिमालय के समानांतर जो है ना अरुणाचल प्रदेश से, ये हो जाएगी आपकी कौन सी वाली, 25, कौन सी है, 25, और यहीं पर है आपकी ये कौन सी वाली, 20 डिग्री की, है ना। तो ये भी यहीं से है, हिमालय के पश्चिमी हिस्से से शुरू होकर नेपाल भूटान से होती, अरुणाचल प्रदेश से चली जाती है, ठीक है ना। और ये जो आपका ये है ना कोरोमंडल तट, इस कोरोमंडल तट पर है आपकी 30 डिग्री सेल्सियस, और ये इंपोर्टेंट है जुलाई माह में कोरोमंडल तट पर। और ये जो प्रायद्वीपीय पठार का वृष्टि छाया जो भाग है, मतलब पश्चिमी घाट के पश्चिम में, और ये है आपकी कितनी, 25 डिग्री सेल्सियस की है। तो एक तो आपको ध्यान रखनी है कोरोमंडल तट वाली, है ना, एक ये इधर वृष्टि छाया जो क्षेत्र है, या अपन ऐसे बोल सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार के जो आंतरिक भाग है, या पश्चिमी घाट का जो पूर्वी भाग है, उसके सहारे है कौन सी वाली, 25, और 30 जो है ना वो आपकी इधर गुजरात का उत्तरी हिस्सा, राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है ना, इधर से जो है ना आपके उत्तराखंड का दक्षिणी हिस्सा आ जाएगा, और फिर ये इधर आपके दिल्ली और पंजाब और जम्मू कश्मीर, मतलब पश्चिमी हिमालय की ओर जो जा रही है वो है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, ये है कब की, जुलाई माह की। अब तक यहाँ से प्रश्न बना नहीं है, और भविष्य में प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मानसून पूर्व होने वाली वर्षा एवं स्थानीय नामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करो, विचार करो। सबसे पहले कौन सी वर्षा है, आम्र वर्षा, क्या किसको बोलते हैं, केरल एवं तटीय कर्नाटक में होने वाली तूफानी वर्षा, केरल एवं कर्नाटक में ही हो रही है ना, दक्षिणी भारत में, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। फिर कौन है, फूलों वाली बौछार, चेरी ब्लॉसम, कॉफी वर्षा, है ना, इसी को बोलते हैं, सारी की सारी लिख देता हूं मैं यहां, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं चेरी ब्लॉसम, क्या बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं कौन सी वर्षा, कॉफी वर्षा, ठीक है। तो ये क्या है, फूलों वाली वर्षा, केरल एवं निकटवर्ती कैवा उत्पादक क्षेत्रों में होने वाली वर्षा, मतलब वही दक्षिणी भारत, ये भी सही है। काल बैसाखी, असम एवं पश्चिमी बंगाल में शाम के समय चलने वाली भयंकर एवं विनाशकारी वर्षायुक्त पवने, बिल्कुल ये भी क्या है, सही है। और बारदोली छीड़े आपके कहां है, असम में, सारे ही आपके क्या है, सही है, ध्यान रख लीजिएगा, इंपोर्टेंट है, ये भी आपका प्रश्न जो है ना वो बनता है, ठीक है ना। फिर देखो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़ो थोड़ा सा ध्यान से। प्रश्न क्या कह रहा है, तमिलनाडु तट पर वर्षा ऋतु में, अच्छा, तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाता है, शुष्क क्यों रह जाता है, मतलब ग्रीष्म काल में जो है ना तमिलनाडु के तट पर वर्षा क्यों नहीं होती, ये प्रश्न है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ता है, बिल्कुल सही बात। अभी ऐसे जैसे तमिलनाडु का कोरोमंडल तट अपन मान ले, तो ये आपका कौन सा है, कोरोमंडल तट है। अब इधर से आएंगी ये कौन सी पवने, इधर से आ रही हैं ये आपकी दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों की ये क्या पड़ रहा है, समानांतर, तो ये बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। फिर क्या है, यहां दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल अरब सागर की जो मानसूनी शाखा है उसके वृष्टि छाया क्षेत्र में है, ये भी सही है।
मानसून पवने यहां पहुंचते पहुंचते शुष्क अथवा अपनी आर्द्रता खो चुकी होती है, ये गलत है। मानसूनी पवने यहां आती है, लेकिन चूंकि मार्ग में क्या नहीं है, कोई अवरोध नहीं है, ये मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ता है, इस कारण से मानसूनी पवने सही बिना रोक टोक के निकल जाती है। तो मानसूनी पवने तो यहाँ आती है ना, आर्द्रता यहाँ हो जाती है, ऐसा कोई लेना देना नहीं है। तो इन दो कारणों की वजह से, मतलब कौन सा आंसर बनेगा, 3 नंबर का आंसर बनेगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने यहाँ पहुंचते पहुंचते शुष्क नहीं होती है, मानसूनी पवने पहुंचती है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है ना दक्षिणी पश्चिमी, ये देखो बंगाल की खाड़ी के मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ता है, मतलब बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवने यहाँ आ तो रही है, लेकिन मार्ग में क्या नहीं है, कोई अवरोध नहीं है, और डायरेक्ट टाटा बाय बाय, है ना, इस वजह से वर्षा नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला, भारतीय परंपरा के अनुसार, आजकल ये भी प्रश्न बन रहा है, भारतीय परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ एवं आषाढ़ महीने होते हैं वर्षा बसंत हेमंत या वर्षा हेमंत बसंत या ग्रीष्म। कौन से, जेठ और आषाढ़, ये ग्रीष्म का है भी, कौन से माह का है, ग्रीष्म माह का है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। देख लो, ये रहा, आगे आ जाएगा, अगर ऐसा नहीं है तो आ जाएगा, अगर मैंने डाला तो था। अगला प्रश्न देखो, कौन सा क्षेत्र जुलाई और अगस्त माह में साधारणतया शुष्क रहता है? कौन से माह में? अगस्त माह में और जुलाई माह में। मतलब ये बात कर रहा है किसकी? ग्रीष्मकाल की। किसकी बात कर रहा है? ग्रीष्मकाल, है ना। ये बात कर रहा है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय भारत का कौन सा जो भाग है ना वो शुष्क रहता है। तो आंसर आ गया कौन सा? कोरोमंडल तट। कौन सा आंसर आ गया? कोरोमंडल तट। अभी जिसके अपन बात कर रहे हैं तमिलनाडु वाला जो तट था, वहां वर्षा नहीं होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से। ये इनडायरेक्ट रूप में ऐसा पूछ रहा है, ठीक है ना। फिर कौन सा है, प्रश्न को पढ़ो देंगे। भारत में मानसून प्रकार की जलवायु के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं? मतलब मानसूनी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। अवस्थिति बिल्कुल सही है, तापीय वैमनस्य ये भी सही है, ऊपरी वायु परिसंचरण ये भी सही है, अंतर उष्णकटिबंधीय विसरण ये भी सही है। तो सारे ही क्या है इसमें? सही है। मतलब 2 नंबर का आंसर जो है इसका क्या हो गया है? सही आंसर आपका हो गया है। इजी प्रश्न है, कोई हार्ड प्रश्न ये नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न समझने वाला है और इस प्रश्न को समझिएगा और इसका आंसर दीजिएगा। दिल्ली का वार्षिक तापांतर अधिक है, क्यों? यहां अल्प वर्षा होती है, यह कर्क रेखा के पास है। अगर कर्क रेखा के पास है या मरुस्थल के निकट स्थित है या समुद्र से इसकी क्या है? दूरी है ना। तो ये कहां है? दिल्ली कहां है? दिल्ली जो है ना वो देश के आंतरिक भागों में आती है। ये देश का आंतरिक भाग यहाँ कौन है? दिल्ली है, ठीक है ना। तो तटवर्ती भागों से ये बहुत ज्यादा क्या है? दूर है, क्योंकि ये जो तटीय हिस्से है ना, यहाँ तो जलवायु का कौन सा प्रभाव पाया जाता है? समकारी प्रभाव। कौन सा प्रभाव पाया जाता है? समकारी प्रभाव। और जैसे जैसे आंतरिक भागों की ओर जाएंगे वैसे वैसे जलवायु का समकारी प्रभाव किस में कन्वर्ट हो जाएगा? विषमकारी प्रभाव में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आंसर कौन सा बनेगा? समुद्र तट से दूरी, इसका आंसर बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय प्रायद्वीप में आकस्मिक क्षणिक मानसून से संबंधित है। वाव, भारतीय प्रायद्वीप में आकस्मिक क्षणिक मानसून से संबंधित है। क्या मतलब समझ रहे हो? आकस्मिक क्षणिक मानसून मतलब मानसून जो है ना कमजोर किसके कारण से होता है ना, ये पूछना चाह रहा है ये। तो किसके कारण से? लालिनो के कारण से होता है क्या? नहीं। जेट स्ट्रीम के कारण से होता है क्या? नहीं। अल नीनो एवं दक्षिणी दोलन, आंसर कौन आया? अल नीनो एवं दक्षिणी दोलन। क्योंकि देखो भारतीय प्रायद्वीप में आकस्मिक क्षणिक मानसून है ना, क्षणिक का मतलब समझते हो है ना। तो आकस्मिक क्षणिक मानसून से संबंधित कौन हुआ? अल नीनो और दक्षिणी दोलन, ठीक है ना। और विश्व स्तर पर हरित गृह प्रभाव नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। देखिए आप सुमेलित कर सकते हो क्या? सूची 1 को सूची 2 के साथ। इधर है आपका जलवायु प्रदेश AMW, AW, BW, HW, ठीक है। और
DFC, ये कौन सा है? DFC, ठीक है ना। ये थोड़ा टाइपिंग का मिस्टेक है, इसको AWSA कर लेना। BWHWSA है, मतलब BW बड़ा है और फिर अगले वाले क्या है? छोटे हैं, ठीक है ना। तो इसको देखो, AMW का मतलब है मतलब मानसूनी जलवायु, जहां शीतकाल क्या रहता है? आपका शुष्क रहता है, मतलब AMW है ये। तो AMW आपकी कहाँ मिलेगी भैया? जहां शीतकाल क्या रहे? शुष्क रहे। तो ये हो गया आपका कौन सा? भारत का पश्चिमी तट, ठीक है ना। और AW है वो आपके प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश भाग है। BWHW जो है ना, ये है राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा। और DFC जो है ना, ये हो गया आपका कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। तो एक में दो यही है भाई, और नहीं है ना। तो एक में 2 है, और बी में 3 है, और सी में 4 है, और ये हो गया कौन सा आंसर हो गया? 1 नंबर जो है ना इसका आंसर हो गया है। और मैं इसकी व्याख्या जो है ना वो आपके सामने कर देता हूं, ठीक है। ये भारत का मानचित्र अगर आपको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, अभी बोल्ड कर देते हैं जिससे नजर आना शुरू हो जाएगा। देखो देखें, ये भारत का मानचित्र है। अब इसमें कौन सा जलवायु प्रदेश कहाँ है वो मैं आपको प्रदर्शित कर देता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा याद हो जाए, है ना। चलो जी, ये कौन है? भारत वाला हिस्सा है। अब सबसे पहले देखो, ये वाला जो हिस्सा है ना, जिसको अपन बोलते हैं कोरोमंडल तट, इस वाले हिस्से की जब अपन बात करें तो यहां तो मिलता है कौन सा? ऐसे जलवायु, मतलब कोरोमंडल तट के ऊपर, ठीक है। इसी के जस्ट सामने वाला ये जो हिस्सा है मालाबार तट, जिसमें गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु आते हैं, मतलब पश्चिमी तट आता है, ये जलवायु प्रदेश है आपका कौन सा? AMW, ठीक है। और ये जो हिस्सा है, ये यहाँ जो वृष्टि छाया प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठार का, तो एक तो ये, और एक ये वाला हिस्सा जिसमें राजस्थान का अर्ध शुष्क, पंजाब हरियाणा के दक्षिणी हिस्से, और उत्तरी जो गुजरात आता है, ये हिस्सा है आपका कौन सा? BSHW, ये कौन सा है ना। ये जलवायु प्रदेश है आपका BSHW, ध्यान रखना। और फिर ये जो जलवायु प्रदेश इधर बचा है, ये वाला है ना, ये वाला, ये है आपका जो पश्चिमी राजस्थान है ना, ये है आपका कौन सा? BWHW, ठीक है। और जो ये मध्यवर्ती राजस्थान बचा है, कौन सा राजस्थान? सॉरी, ये जो प्रायद्वीपीय पठार का जो अधिकांश भाग बचा है ना, ये वाला प्रायद्वीपीय पठार का ये जो कौन सा भाग बचा है, अधिकांश ये जो भाग बचा है ना, ये वाला, ये है। इसको थोड़ा सा अलग से कर देते हैं, इस वाले को, है ना। ये तो हो गया कौन सा? AS। और ये जो बीच वाला हिस्सा बचा है ना, ये हो गया आपका कौन सा? AW, ठीक है ना। और ये जो यहाँ ये जो हिस्सा बचा है, गंगा का जो मैदान है, ये है ना, उत्तरी पूर्वी जो मैदान है, इसकी अगर अपन बात करें, इधर प्रायद्वीप इसका भाग है ना, उत्तरी पूर्वी राज्य, ये हो गया आपका कौन सा? CWG, कौन सा हो गया है? CWG। ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है, ये हो गया आपका कौन सा? DFC। और ये जो लास्ट आपका यहाँ बचा है कौन सा? ये वाला जो हिस्सा बचा है ना, ये, और ये हो गया आपका कौन सा? E। कौन सा जलवायु प्रदेश हो गया? ई जलवायु प्रदेश हो गया। ये टोटल कितने हो गए? 8 आपके जलवायु प्रदेश हो गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलो, है ना। आगे क्या कह रहा है? भारत में चक्रवातों की सर्वाधिक बारंबारता होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी। अक्टूबर नवंबर में होती है, जून जुलाई में होती है, जनवरी फरवरी में होती है, या फिर अगस्त और सितंबर माह में होती है। मतलब चक्रवात सबसे ज्यादा कब आते हैं? तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका अक्टूबर और नवंबर बनेगा, है ना। सबसे ज्यादा बारंबारता इसी समय होती है, अक्टूबर और नवंबर में ही होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? प्रश्न को पढ़ो देखें। भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि तथा सागरीय भागों के गर्म होने की विभिन्न दरों पर आधारित
तापीय संकल्पना किसने दी है? इंपॉर्टेंट, हेली ने दी है। किसने दी है? ई हेली ने दी है तापीय संकल्पना। ITCZ की संकल्पना फ्लोन महोदय ने दी है और जेट स्ट्रीम की संकल्पना भारतीय मानसून के संदर्भ में पी कोटेश्वरम ने दी है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है? पर्सन, इजी पर्सन है, कोई हार्ड पर्सन नहीं है। फिर ये इंपॉर्टेंट मान लेना भी इसको, क्योंकि आजकल यहीं से प्रश्न पूछा है। अभी हाल ही में कौन से एग्जाम में यहां से प्रश्न आया है, लेकिन प्रश्न आया जरूर है, तो मैं इसको इंपॉर्टेंट लगा देता हूं, है ना। यहां से आएगा, भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचार पत्रों में उल्लेखित इंडियन ओशियन डायलोग IOD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है ना वो सही है? IOD परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। गलत है। ये हिंद महासागर के तापमान से रिलेटेड तो है, लेकिन ये हिंद महासागर के तापमान और पूर्वी प्रशांत महासागर के तापमान से रिलेटेड नहीं है। ये हिंद महासागर के तापमान से रिलेटेड है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के तापमान से रिलेटेड है। अरब सागर का तापमान जो है ना वो बंगाल की खाड़ी के तापमान से अपेक्षाकृत कम रहता है। यही कारण है कि बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात ज्यादा उत्पन्न होते हैं, किसकी तुलना में? अरब सागर की तुलना में, है ना। IOD परिघटना मानसून पर अनलिनो के असर को प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल सही है ना। और ये हिंद महासागर के तापमान से रिलेटेड है ना। भारतीय मानसून की व्याख्या से ये क्या है? रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट मान के चल लेना, प्रश्न यहां से बनेगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर आया? केवल 2 नंबर जो है ना इसका सही आंसर आया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आजकल यहां से प्रश्न अभी कौन सी एग्जाम में बना है? प्रश्न बना जरूर है यहां से। ठीक है ना। भारतीय मानसून को समझना आज का अपना लास्ट टॉपिक है। भारतीय मानसून को समझना है। ठीक है ना। क्या कह रहा है? भारतीय मानसून का स्वभाव, रचना तंत्र संसार के विभिन्न भागों में स्थल महासागरों, ऊपरी वायुमंडल के एकीकृत मौसम से संबंधित आंकड़ों के आधार पर समझा जा सकता है। अपने लिए ये चीजें काम की हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित फ्रेंच पोलिनेशिया के ताहिती द्वीप लगभग 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 149 डिग्री पश्चिमी देशांतर तथा हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित पोर्ट डार्विन 12.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश 131 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच पाए जाने वाले वायुदाब का अंतर मापकर भारतीय मानसून की तीव्रता के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मतलब आपको 2 वो ध्यान में रखने हैं द्वीप, एक तो कौन सा? ताहिती द्वीप, और एक आपको ध्यान में रखना है कौन सा? पोर्ट डार्विन। कौन सा ध्यान में रखना है? पोर्ट डार्विन। पोर्ट डार्विन तो है हिंद महासागर में और ताहिती कहां है? प्रशांत महासागर में। इन दोनों के बीच का जो वायुदाब का अंतर है, कौन सा अंतर है? वायुदाब का अंतर। इसी के आधार पर भारतीय मानसून के बारे में भविष्यवाणी की जाती है। यह ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है ना। फिर आगे क्या है? आगे है भारत का मौसम विभाग 16 कारकों के आधार पर, है ना, मानसून के संभावित व्यवहार की भविष्यवाणी या पूर्वानुमान लगाता है। मतलब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है ना वो भारतीय मानसून की भविष्यवाणी 16 कारकों के आधार पर करता है। तो ये 16 कारक आपको ध्यान में रखने हैं और ये इधर से आपको ताहिती द्वीप और पोर्ट डार्विन जो है ना वो ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बड़ा ही काम का कॉन्सेप्ट है। फिर ये यहां समझाने के लिए मैंने दिया था। उम्मीद है आप लोगों को जो है ना वो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, सेशन अच्छा लगा है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा कंटेंट जो है ना वो बड़ा ही शानदार है, तो लाइक जरूर आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, भारत, इसकी विश्व की जनसंख्या, क्योंकि विश्व की जनसंख्या से संबंधित, है ना, विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025 आ चुकी है। तो लेटेस्ट आंकड़ों के साथ विश्व की जनसंख्या के बारे में जो है ना वो चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड लक।